चलो देखना है नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, विष के दांत कहानी। पहले नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो ये तुम्हारा नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। ये विष के दांत कहानी के लिखा गया। और ये नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी विष के दांत जो कहानी के कहानीकार हैं, लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषा से थे, मतलब वो जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोला करते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, है ना। यानी ये सबसे बड़े पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है ना, तो ये पंडित, इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था, ठीक है। यानी ये नलिन बिलोचन शर्मा जो है, इनका ये जो विष के दांत कहानी के कहानीकार है, यानी इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना यानी जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? भोजपुरी भाषा बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात, यानी उनके पिताजी जो है दर्शन और संस्कृत के विद्वान महा उपाध्याय थे, है ना, जो कि इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा थे और ये अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र थे। और इनकी माता का जो नाम था, इनकी माता का नाम यानी रामविलास क्या कहते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जो है, उनके माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा था। पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी उसके पिताजी यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी थे, वो पंडित जी थे। क्या थे? पंडित जी थे। और वो पंडिताई करते थे, यानी पूजा पाठ करवाते थे, है ना। जो कि उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो उनकी जो स्कूली शिक्षा, ठीक है, उनकी जो स्कूली शिक्षा जो थी, ठीक है, उनकी जो स्कूली शिक्षा थी उनकी स्कूली शिक्षा की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई। यानी वो जो उनकी स्कूल की जो शिक्षा थी, ठीक है, पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। उनकी स्कूल शिक्षा की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल से, यानी उन्होंने कहाँ से पढ़ी? पटना में जो कर स्कूल की पढ़ाई जो थी पटना के कॉलेजिएट स्कूल से। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी से एमए किया। यानी पटना विश्वविद्यालय यानी पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया? संस्कृत और हिंदी में से एमए किया, ठीक है। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, है ना, कहाँ? जैन कॉलेज आरा रांची, कहाँ पर? आरा रांची, आरा रांची विश्वविद्यालय, ठीक है। अंत में उन्होंने क्या किया? पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। यानी लास्ट में जो इन्होंने वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय से जो पढ़ाई की, उसके बाद वहाँ पढ़ करके अंत में जब पढ़ाई उन्होंने पूरी की, तो पूरी करके क्या हुआ? पटना विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक बन गए। क्या बन गए? अध्यापक बन गए। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1959 ईस्वी में उन्होंने क्या हुआ? सन 1959 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। यानी जब सन 1959 ईस्वी के समय में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग यानी हिंदी विभाग से उन्होंने क्या हुआ? वो अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? स्कूल के अध्यक्ष। उसके बाद मृत्यु उपरांत जब मृत्यु हुई, क्या हुआ? 12 सितंबर 1961 में इस पद पर बने रहे।
उनकी मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी से पद पर बने रहे। मृत्यु से जब कहने का मतलब जब वे 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, ठीक है, तो उसके जब तक वो मरे नहीं, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो अध्यक्ष बने रहे और 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो उसके बाद क्या हुआ? वे जो हिंदी कविता में प्रधानाध्यापक के प्रवर्तक, किसके प्रवर्तक? प्रधानाध्यापक के प्रवर्तक जो रहे, क्या रहे? प्रधानाध्यापक के प्रवर्तक रहे। ठीक, किसके? हिंदी कविता में वो प्रवर्तक रहे, यानी बहुत अच्छे हिंदी कविता लिखने लग गए और कई नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो थे, इनकी रचनाएं इस प्रकार है, यानी इन्होंने कई किताबें लिखी। जब हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने, फिर इन्होंने हिंदी शैली से कई कविताएं लिखने लगे, कई कहानियां लिखने लगे। तो इनके द्वारा लिखी हुई कई कहानियां प्रसिद्ध है। जैसे पहला दृष्टिकोण, कौन लिखा? दृष्टिकोण। इनके द्वारा दृष्टिकोण लिखा गया। क्या लिखा गया? दृष्टिकोण नाम का एक दृष्टिकोण लिखा गया, ठीक है। और दृष्टिकोण लिखा गया, साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा गया, मानदंड लिखा गया, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत। ये जो विष के दांत अभी कहानी हम पढ़ेंगे, और 17 असंग्रहित एवं छोटी कहानियाँ, और इसके द्वारा 17 और भी कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई एवं छोटी कहानियाँ, कई कहानियाँ भी लिखी गई, ठीक है। संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, इन्होंने कई जगह पर क्या हुआ, ऐसी ही कहानी इन्होंने लिखे, ठीक है। नकेन के प्रपद और नकेन दो सदले ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्रिय स्मारक ग्रंथ, इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे। संत परंपरा साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। इनके द्वारा कई चीज लिखे गए जो इस प्रकार थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये जो इतना ठो लिखे, उसके बाद ये जो है हम अभी पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ेंगे अभी विष के दांत, ठीक है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक तत्व संवेदना से भरा आए, ठीक है। आलोचनों में आधुनिक शैली, जो अभी की शैली जो है, उसके समर्थक रहे, ठीक। वे कथ्य शिल्प भाषा सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे और सबसे ज़्यादा मतलब जो भी पुरानी अवधारणा होती थी उन लोगों की, उनके द्वारा जो जितनी कविताएं कहानियां लिखी गई थी, उनको अच्छा से आग्रही करके अच्छा सी कहानी लिखते थे। परंपरागत दृष्टिकोण की अगर शैली को देखा जाए तो निषेध आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी और संकेतात्मक है, इतनी अच्छे से लिखे हैं उनकी भाषा। उन्होंने उनके पुराने शब्दों का नया जीवन दिया है। पहले के क्या होता था, पहले के जितने भी कविता कहानी लिखी गई थी, तो नलिन बिलोचन शर्मा ने उनको नई भावना से व्यक्त करके और नई भाषाओं के तौर पर पुराने भाषाओं को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में अभी काफ़ी चल रहा है। जैसे ये अभी ये कहानी जो हम पढ़ेंगे, ये कहानी जो है, यह कहानी विष के दांत अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। अगर पूछेगा कि विष के दांत जो कहानी जो है कहाँ से लिया गया है, तो बोलेंगे कि अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया। एग्जाम में आ सकता है कि विष के दांत जो कहानी है कहाँ से लिया गया है, ये कहानी कहाँ से लिया? अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया। यह कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है। अगर पूछेगा किस वर्ग के लिए ये कहानी है, तो मध्यम वर्ग के लिए ये कहानी है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ वैसा ही श्रेणी उभरती है, यानी समाज में जैसे जैसे होता है, ठीक है, जैसे जैसे समाज में होता है उसी प्रकार इस कहानी में बताया गया है। जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंहार छिपाए हुए हैं, यानी एक दूसरे में लिंग भेद करते हैं। क्या करते हैं? लिंग भेद का मतलब हुआ स्त्रीलिंग पुल्लिंग जात वाद विवाद के बारे में इसमें बताया गया है।
और दूसरी ओर गिरधर, गिरधर नाम का एक व्यक्ति है जो नौकर होता है। क्या होता है? एक नौकरी करता है अर्थात नौकर होता है। पेशा निम्न मध्यम वर्ग है। देखो वो कैसा वर्ग है? निम्न। इसमें दो चीज़ों की कहानी, एक मध्यम वर्ग की कहानी है और निम्न मध्यम वर्ग की है ना। गिरधर लाल जो थे वो नौकर थे, मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे कि श्रेणी में जो अनेक तरह की थोपी गई विदोषी है ना बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुर, यानी इस कहानी में बहादुर नाम का एक लड़का है और काफ़ी साहस के साथ बचाए रखने के लिए समर्पण है। यानी इस बातों पर जो लड़ने के लिए ये बहादुर नाम का जो लड़का होता है काफ़ी संघर्ष करता है और उनके द्वारा जो जितनी भी थोपी गई बात है, जितने भी मतलब छोटे मध्यम वर्ग के लिए, छोटे जात के लिए जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको बचाए रखने के लिए यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिमाणों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार को बनाने के लिए ये कहानी बताई गई। मोटा मोटी इस कहानी में यह बताया गया है कि जो छोटे यानी गरीब परिवार से हैं और जो बड़े परिवार से हैं, बड़े लोग के परिवार हैं, उनको ऊंच नीच की भावना से देखते हैं और इसी भावना को मतलब दूर करने के लिए एक दूसरे के प्रति इस कहानी को लिखा गया है। चलो अभी कहानी को थोड़ा सा पढ़ते हैं और ध्यान से सुनना, है ना। कहानी पढ़ते हैं और सुनना। कहानी का नाम क्या है? विष के दांत। क्या है? कहानी का नाम क्या है? विष के दांत, जो किनके द्वारा लिखा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कौन कहानी है? विष के दांत। ठीक है, कहानी सुनते हैं। सेन साहब की एक नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यानी एक सेन साहब नाम का एक व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, ठीक है। उन्होंने नई मोटर कार ली है। कैसी कार ली है? नई मोटर कार ली है, यानी कार ली है, नया कार, है ना। वो बंगले के सामने, किसके सामने? उसका बंगला है, उसका घर है और बरसाती में खड़ी है। यानी बरसात का जो बरसाती होता है ढकने वाला गाड़ी है ना। कार लिया है, नया कार लिया हुआ। कौन? सेन साहब नया एक कार लिए हैं। उसका कार जो है उसके बंगले के आगे खड़ा है, वो भी बरसाती से ढका हुआ। पानी से बचाने के लिए बरसाती होता है ना, उससे ढका हुआ है। देखो वो कार कैसी है? काली चमकती हुई। कार कैसा है? काली चमकती है ना, काला रंग का कार है। कैसा रंग है? कार का रंग कैसा है? काला है और चमकती हुई। स्ट्रीमल इंड का मतलब हुआ तुम्हारा क्या कि इतना चमक रहा है कि उसमें अपना मुंह भी देख लो। इतना चमक रहा है कि उसमें अपना जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए, मतलब ऐसा इतना देखने में अच्छा लग रहा है जितना कोयल काला होता है। और लगता है कि ये गाड़ी कब घोंसले यानी घोंसले से उड़ जाए, जैसे कोयल घोंसले से उड़ती है, कितना अच्छा लगता है देखने में। वैसे अगर वो काला कार निकलेगा और सोए सने निकले तो कितना अच्छा लगेगा, ऐसे इसको लगता है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। क्या है? इस पर कार पर नाज है ना। कोई गाड़ी खरीदता है, कुछ करता है, बड़का नाज होता है ना। ये हमार कार छो, रंग कार ककरो कहते हैं ना, जो है ना, बड़ी अच्छा कार है, तो इस पर इसको नाज है। बिल्कुल नई मॉडल है। कौन है? कैसा मॉडल है? नया मॉडल है। नहीं, यानी कहने का मतलब नया मॉडल का कार है। और ये कितना रुपये में खरीदा है? 7,500 में। कितना हजार में? 7,500 में खरीदा है, यानी 7,500। कितना रुपये में खरीदा? 7,500 में। देखो पहले 7,500 में कार आ जाता है ना। तो कहने का मतलब सेन साहब कैसी गाड़ी खरीदे थे? कौन कार खरीदे थे? नई कार, है ना। उसका रंग कैसा था? काला। और वो कहाँ पर खड़ी थी? बंगले के सामने, बरसाती से ढकी हुई। ठीक है, और उन कितने रुपए में? 7,500 रुपया में खरीदे थे, अर्थात 7,500 रुपये में खरीदे। रंग कैसा था? काला रंग, चमक ऐसी कि मुंह भी अपना देख ले, है ना। काला रंग का कार था। कैसा रंग का कार था? एग्जाम में पूछ लेगा कि सेन साहब जो कार खरीदे थे उसका रंग क्या था? काला था। कितने रुपए में खरीदे थे? 7,500 में। और ऐसा कार ऐसा चमकता था कि उसमें अपना मुंह भी देख ले, देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए, कहीं पर एक धब्बा मतलब कहीं कादवा, है ना, कीचड़, जिसको कीचड़ बोलते हो, या कोई चीज़ का चोट कुछ भी दिख जाए तो क्लीनर
क्लीनर किसे कहते हैं? साफ करने वाले को। किसको कहते हैं? कहीं भी थोड़ा सा देखो, नया नया गाड़ी लाएगा ना, कोई नया नया कार या कुछ लाएगा ना, कहीं कुछ लग कर जाएगा ना, तुरंत बोलेगा साफ सफाई करना, क्लीनर सफाई करना, रे यहाँ देखा गु लागी लो जाए, है ना, साफ कराओ इसको, है ना। और सोफर मतलब क्या होता है? सोफर का मतलब ड्राइवर होता है। क्या होता है? ड्राइवर को बुलाता है। अगर जरा सा मान लो कि कहीं जरा सा अगर कुछ दिख जाता है तो ड्राइवर सबका, सोफर की सामत ही समझो, गुस्सा डर होता है, ड्राइवर सबको डर होता है कि कहीं खरोच लगा रहेगा, धब्बा रहेगा तो बाबू मालिक साहब जो है काफ़ी गुस्सा होगा, तो डर रखता है। तो कहीं भी जैसे ही थोड़ा सा धब्बा दिखाई देता है तो क्लीनर जो होता है, साफ करने वाला, गाड़ी साफ करने वाला, और उसको साफ करवाता। और डर से सोफर, यानी सोफर का मतलब क्या हुआ? ड्राइवर। और ड्राइवर क्या होता है? डर से कांपता है। मैम साहब, है ना, मैम साहब कौन? सेन साहब की पत्नी। मैम साहब की सख्त ताकीद है, यानी मैम साहब यानी सेन साहब की जो पत्नी है वो सख्त यानी बहुत कड़ी औरत है। खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए, है ना। खोखा खोखी जो है गाड़ी पर भटकने ना पाए। खोखा यानी खोखा खोखी कहने का मतलब होता है, खोखा खोखी का मतलब होता है वहाँ पर जो उनके बच्चे हैं, है ना, खोखा खोखी अपने बच्चे का नाम रखे हैं। तो खोखा यानी कासू नाम है, कासू को प्यार से खोखा बोलते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखना कोई मतलब बच्चा जो है खोखा खोखी जो है गाड़ी के आमने सामने या इधर उधर भटके ना, है ना। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। लड़कियां कितना है? 5 है। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं, जो क्या है? सुशील है, सुंदर है। सुशील का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? देखने में वो बढ़िया है, साफ सुथरा है और सुंदर है। 5 ठहरी। कै ठहरी? 5 ठहरी। कै ठो लड़की है सेन साहब को? 5 लड़की है से लड़कियां, और सो भी लड़कियां 5 ठहरी, और उस पर भी क्या है? वो लड़कियां हैं। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मुरीद है, मतलब इतना तमीज है उसमें, उन लड़की 5 लड़की जो सेन साहब की जो है, इतना तहजीब है, तमीज है, शिष्टाचार है, उसकी बातें मत छोड़ो। मिस्टर और मिसेज, है ना। मिस्टर किसको बोला गया? सेन साहब को। मिसेज किसको बोला गया? सेन साहब की पत्नी को ना। सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या करना चाहिए इसकी उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इतनी अच्छी शिक्षा सेन साहब ने दे रखी है उन लोगों को, है ना, कि मतलब कब क्या करना चाहिए उन लड़कियों को। 5 लड़की, कितने लड़की है? 5 लड़की। उन 5 लड़कियों को कब क्या करना चाहिए इतना तालीम दिया हुआ है, इतना पढ़ाया हुआ है, इतना तालीम यानी शिक्षा, इतना शिक्षा दिया हुआ है कि किससे कैसे बात करना चाहिए, किसको क्या कहना चाहिए। वो 5 लड़कियां जो है सुंदर और सुशील है, ठीक है। और यहाँ पर की तालीम है कि लड़कियां क्या है, उनके मन में हर हमेशा रहता है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। कौन बोल रहा है कि लड़कियां? कठपुतलियां का मतलब समझ गया? कठपुतली जैसे होता है, ऐसे ऐसे करके नचाते हो ना, तो लड़की को भी इधर करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, है ना, हरदम नाचने वाला काम करता है। और उनके माता पिता को इसका गर्व है कि, और जो लड़कियां 5 लड़कियां जो है उनके अपने बच्चे पर, अपने लड़कियों 5 लड़कियों पर गर्व है कि कठपुतली की तरह। कठपुतली का मतलब हुआ वो जब कहते हैं तब काम करता है, जो कहते हैं वो काम करता है, यानी पूरा आदर समाज शिष्टाचार के रूप में करता है। और उसे अपने उसको गर्व है, किसको? सेन साहब को गर्व है कि मेरी बेटी जो है, ये 5 लड़कियां पूरे अच्छे से हर बात नियम कायदा से चलते हैं। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वो कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है ना। उनके 5 लड़कियां जो वो है किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। देखो, वो दौड़ती है, खेलती है, और सभी सिर्फ किस समय खेलती है? शाम के समय। कहानी मजा आ रहा है सुनने में। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, और उनको समझाया गया है कि हरदम दौड़ना नहीं चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, और उनको बताया गया कि खेलना है तो फिर सिर्फ थोड़ा शाम के टाइम में खेल लो। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनके
कुछ सीखना चाहे। मतलब उनकी लड़कियां जो है, सेन साहब की जो लड़की है इतनी अच्छी है और ऐसी ऐसी बातें बताए हैं और हर बातों में जो मुस्कुराते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसी लड़की जो है किसी को नहीं है। और इनके ये जो लड़कियां हैं ये सीखना चाहिए, है ना। सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं, है ना। कभी कभी मतलब हम दांत नहीं निकाल, इतनी लड़की, पांचों लड़की शिष्टाचारी है, तो वो कभी भी जो है किलकारी नहीं मारते हैं। किलकारी मतलब ठहके करके हंसता है ना रे, हाँ, जैसे ये सब कभी कभी सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खोज कर कहते हैं, है ना। सेन साहब बोलते हैं कि मेरे परिवार में जैसा बच्चा है, वो गांव में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है ना। जो दूसरे गांव मतलब अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हरदम नाचते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, दांत निकालते रहते हैं, ये करते हैं, वो वैसा मेरा बच्चा नहीं है। एक तुम लोग हो, है ना। वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा जितना अच्छा है ये सब है, मतलब बढ़ाई लेता है। और एक तुम लोग हो, मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर पर कुछ भी तो नहीं रह सकता। मतलब वहाँ पर जो है फूल का गमला है, कई गांव के बच्चे इधर उधर तोड़ फोड़ देते हैं, पर लेकिन ये जो है इन लोगों का बच्चा जो है काफ़ी अच्छा से तालीम यानी शिक्षा दिया गया है और कभी कुछ होता नहीं है। और तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन से परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, है ना। सेन साहब की जो लड़कियां थी, कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। वो पांचों लड़कियां जो थी वो उनसे कार से कोई खतरा नहीं था, कार को छूते छाते नहीं थे, है ना। लेकिन खोखा भी तो है, एक खोखा है, क्या न है, एक खोखा है, वो उसका लड़का है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा, सबसे 5 लड़कियों में एक खोखा, एक लड़का है, बहुत छोटा है, तो छोटा है तो दुलारा होगा, है ना। खोखा नाउमीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है, बुढ़ापे का आंखों का तारा, यानी आंखों का तारा का मतलब एक ही सहारा, है ना। एक लौता छोटा लड़का जिसका नाम क्या है, खोखा है, और वो अपने बुढ़ापा के सहारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने की तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, वैसे भी सेन साहब जो है कोई बूढ़ा नहीं है ना, बूढ़े नहीं लगते हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, मतलब बूढ़ा है कि नहीं है ये बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिप्राय तब जाकर हुआ कि जब उसकी कोई उम्मीद दोनों बाकी नहीं रह गई। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का अपवाद है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, है ना। जिस प्रकार उसके घर में जो 5 लड़कियां थी, किसके घर में, सेन साहब के घर में 5 लड़कियां थी, उन सब के लिए नियम कायदा बनाया गया था, ऐसे खाओ, ऐसे पढ़ो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। पर लेकिन दुलारा बेटा एक ठो खोखा था, उसका कोई नियम नहीं था। दुलारा था तो क्या नियम कहेगा, क्या डांटेगा धोपेगा, एक ठो बेचारा था, तो उसके लिए कोई नियम कायदा कोई नहीं था, वो अपवाद था। मतलब जब चाहे जो करे, जिसको करे थप्पड़ मार दे, क्या करे ना करे, मतलब छोटा बच्चा था तो वो अपवाद था। समझ में आ रहा है कहानी। बात ऐसी थी कि आप देखो उन सब का नाम था, 5 लड़कियों का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। क्या नाम था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 हुई थी। इन 5 लड़कियों का क्या नाम था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे, उनके घर में क्या था, अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। और खोखा के लिए अलग, यानी उन 5 लड़कियों का अलग अलग नियम था, 5 लड़कियों का नियम बनाया गया था। ठीक है, तुम सुबह उठकर झाड़ू लगाना, तुम ये करना, वो करना, वो करना। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। खोखा मन जब होता था किसी को थप्पड़ मार देता था, किसी को गड़का देता था, कुछ कर देता था, मतलब दुलारा था, तो कोई नियम उसके लिए नहीं था। कहने को तो बहुत बात है, ठीक है, के लिए तो सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, है ना। सेन साहब करा कि है तो अपने बाप का बेटा है ना, उसे तो इंजीनियर होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, यानी अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब इंजीनियर क्यों बोल रहा है, देखो, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे उसी ही दिन दी जा रही थी। बात यह है कि खोका के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार इस सेना में सिद्धांत को भी बदल लिया था, है ना। उसका व्यवहार जैसा था, यानी खोका का व्यवहार इतना उदंड था, तो क्या करेगा बाप बेचारा, उसका बेटा एक केठो बेटा था, दुलारा था, तो अपना भी नियम बदल लिया। उसको क्या धोपेगा, क्या करेगा, जो करना था करता था। बात यह है कि खोका के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, है ना। सेन यानी सेन परिवार, यानी सेन साहब के जितने भी बच्चे थे उनके दोस्त आते थे, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते थे, है ना। वहाँ पर एक उन सबका दोस्त आता था, सेन साहब का दोस्त आता था, और वो ड्राइंग रूम में बैठते थे। बातचीत के लिए विपक्ष का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती थी। कभी कभी बातचीत करता था तो अपने बेटे के लिए बड़ाई करता था कि किसका लड़का क्या है ना। वो मतलब कोई भी मेजबान आता था तो बरामदा में बैठता था, वो तब बोलता था तो उसको बच्चा देखता था, देखो तुम्हारा बच्चा हरदम शरारती करता है, ये करता है, वो करता है। और फिर बोलता था टेंशन, सेन साहब कहता टेंशन मत लो, ये जो भी करता है इंजीनियर बनेगा। तो वो भी आदमी जब बोलता था कोई बात नहीं है, किसका लड़का क्या करेगा वो तो वक्त की बात है, बताएगा, है ना। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ढूंढ करेंगे, है ना, बढ़िया से बनाएंगे। क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, बोल रहा है कि आज सेन साहब बोल रहा है आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वो तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, बिजनेस और इंजीनियर, बिजनेसमैन और इंजीनियर। अब देखिए ना, अब बोलता है कि अब देखिए ना सेन साहब, अब देखिए ना सेन साहब, कहते हैं खोखा 5 साल का हो गया था। कितना साल का हो गया था, 5 साल का। लोग कहते हैं उससे कौन किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो। जब मतलब लोग खोखा कितना साल का, जब 5 साल का हो गया था तो उसको बोलते थे किंडर गार्डन नाम का स्कूल है, उसमें भर्ती कर दो। लेकिन मैंने अभी यहाँ इंतजाम सब कर दिया है। एक दुलारा बेटा था, क्या उसको हॉस्टल में स्कूल में भर्ती करेगा, कौन स्कूल, किंडर गार्डन स्कूल में भर दो, सब बोलते थे। कारखाने की बढ़ाई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठीक ठाक किया करेगा। तो उसने सोचा कि क्या स्कूल में भेजेंगे, ठीक है, कारखाने का कोई बढ़ाई है ना, मिस्त्री आएगा, उसी के साथ ठुक ठाक करेगा तो इंजीनियर बनेगा। इससे बच्चे को उंगलियां भी अभी से हो जाएगी। मतलब अब ऐसे ठुक ठाक करेगा, बच्चा है, धीरे धीरे ठुक ठाक करेगा तो क्या हो जाएगा, उंगली सब भी अच्छा मजबूत हो जाएगा। देखो कैसा बाब है, क्या करेगा, तो एक